गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और इसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जो कंफ्यूजन होंगे, पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। इसमें टोटल देते हैं कितने होंगे कि खंड ए में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज क्लियर करेंगे। यानी कि आपके ज्योग्राफी के 2025 का आज का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन है, 15 यहाँ देखेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए उतना टाइम पास नहीं करते हैं, जल्दी हम अपने क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। 2025 का पीवाईक्यू है, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो इस किससे संबंधित है भाई? रुको और जाओ। तो रुको और जाओ शब्द किन्होंने दिया था, इसे भी पूछा जाता है, ग्रिफिथ टेलर। कॉपी में नोट कर लीजिए कि ग्रिफिथ टेलर ने रुको एवं जाओ से संबंधित सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत किन्होंने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नौ निश्चयवाद से संबंधित है। निश्चयवाद को नौ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह बीच की संख्या दिया है, एक है नियतिवाद, एक है संभववाद। संभववाद के अनुसार मानव पृथ्वी का क्या है? एक तरह से दास नहीं कह सकते हैं, दास है। मतलब वो पृथ्वी का मालिक है संभववाद के अनुसार। लेकिन नियति के वाद के अनुसार मानव पृथ्वी का दास है। इस तरह से ये तीन सिद्धांत है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है नौ नियतिवाद का सिद्धांत। इतने ही तक। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? कौन से कारक जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? कारक मतलब जो उसको इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालने वाले। जनसंख्या के वृद्धि को कौन प्रभावित कर सकते हैं? हमने पढ़ाए थे नगरीयकरण, औद्योगिकरण, फिर है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। तो इनमें से सभी, डी नंबर क्या दिया गया? इनमें सभी। तो हाँ, इनमें सभी कैसे? औद्योगिक है, जहां पे उद्योग लगेंगे व्यक्ति वहां पे जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, प्रभावित हुआ। जहां पे खनिज का खनन होगा वहां पे काम करने के लिए लोग जाएंगे, जनसंख्या ऑटोमेटिकली फिर बढ़ जाएगी, प्रभावित हुआ, यानी कि बढ़ रहा है। और एक है एक देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि उचित शिक्षा, रोजगार की तलाश में, या तो बेहतर सुविधा के लिए लोग गांव से नगर जाते हैं, मिल गया, इस कारण से हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो गए? ये प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जहां जनसंख्या बढ़ रही है जिस स्थान पे, यानी कि वह कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या को। समझ में आ गया? कोल खोज। कोल खोज ये एक कृषि का नाम है। यूएसए में, सॉरी यूएसए ने, सोवियत संघ में कोल खोज को, सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है। सोवियत संघ, यूएसएसआर, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोल खोज। तो कोल खोज संबंधित है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि को यूएसएसआर, सोवियत संघ में क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है। ठीक है, अगला हम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कुटीर उद्योग नहीं है? कुटीर उद्योग क्या होते हैं? वैसे उद्योग जहां पे छोटे मोटे चीज बनते हैं, जैसे कि झाड़ू, बेलना, अचार का डब्बा हो गया, तकिया हो गए, या तो फिर चरखा हो गए। तो ये सारे छोटे मोटे चीज बनते हैं, जैसे कि आपके मम्मी उम्मी या कुछ भी बनाते हैं, फिर झाड़ू उड़ू बना लिए, कोई मतलब चरखा बना लिए, तो कोई तकिया बना लिए। तो ये सारे कौन से उद्योग होते हैं? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो क्या कह रहा है इसमें? इनमें से कौन एक कुटीर उद्योग नहीं है? तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आ सकता? तो टोकरी बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत, मिट्टी से बर्तन बनाना हाँ, कुटीर उद्योग के अंतर्गत, रस्सी बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत। क्या कागज उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं? आप बोल सकते नहीं कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत कागज उद्योग नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ा लुगदी उद्योग होता है। एक तरह से और इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जल का अवशोषण किस उद्योग के द्वारा किया जाता है? तो वो कागज उद्योग में सबसे अधिक जल का खर्च होता है। समझ में आ गया? अगला आता है पर्यटन। तो पर्यटन क्या है? एक तरह से यात्रा है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके दिए जाते हैं। पर्यटन, पर्यटन एक यात्रा है जो कि मानव अपने मनोरंजन या तो किसी भी शिक्षित या तो लाभ प्रमोद के लिए करते हैं। तो पर्यटन एक प्रकार की क्या है? यात्रा है। ये किस क्रियाकलाप से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन से कितने क्रियाकलाप से संबंधित है? यानी कि 2025 के पीवाईक्यू में से कोई भी क्वेश्चन आपके 2026 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकते हैं, इसलिए आपको एक बार ध्यान से देखना है और पूरा 12th क्लास का आपका निकल जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो अगला आता है छठा नंबर। ऑस्ट्रेलियाई पार रेल मार्ग जोड़ता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? सिडनी से पर्थ। सिडनी से पर्थ, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर ए में ही दिया है, सिडनी से पर्थ।
और वैंकूवर और हैलिफैक्स, वैंकूवर से हैलिफैक्स तक कौन से रेल मार्ग जाते हैं? तो कैनेडियन रेल मार्ग वैंकूवर से हैलिफैक्स। तो इस बार दिया है ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग जो कि सिडनी से पर्थ। अगला बार दे दिया जाएगा आपको सेंट पीटर्सबर्ग बर्ग से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक। याद रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक कौन से रेल मार्ग जाते हैं? तो साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक क्षेत्र है और वह व्लादिवोस्टॉक तक जाते हैं। कौन से रेल मार्ग? साइबेरियन रेल मार्ग। और कैनेडियन रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक कैनेडियन रेल मार्ग। सिडनी से पर्थ तक ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक कौन सा रेल मार्ग जाता है? साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये 3 रेल मार्ग याद रखना है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाएंगे। समझ में आ गया? ये छठा को 7वां क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, जो कि दो पक्ष है। और बहुत सारे देशों के मध्य होने वाले, दो से अधिक देशों के बीच होगा तो वह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर डी में द्विपक्षीय व्यापार हो जाएंगे दो देशों के मध्य। लेकिन दो से अधिक देशों के मध्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देश के अंदर होगा व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार कहला जाएगा। ठीक है। अब आता है 8वां क्वेश्चन, भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? तो भारत ने उदारीकरण को 1991 की नीति के तहत भारत में उदारीकरण की नीति। अब उदारीकरण क्या है? उदारीकरण एक तरह से उद्योगों में टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना, एक तरह से उदारीकरण कहलाता है। यानी कि उद्योगों में के टेक्नोलॉजी में बदलाव करते हैं तो उदारीकरण होता है, जो कि 1991 की नीति के तहत लाया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिकरण कब लाया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति पूछा जाएगा तो 1948 स्वतंत्र भारत के नई औद्योगिक नीति। या तो आपको पूछा जाए इस क्वेश्चन इस तरह से भी उदारीकरण सब ना दे करके आपको पूछ सकते हैं कि नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो 1991। या तो भारत में औद्योगिकरण की नीति कब लाई गई? तो 1991। यह याद रखना है डेट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? ये तो आपके पढ़े हुए किताब से मतलब कॉपी से जितने भी पढ़े हैं उससे संबंधित है। तो औद्योगिक नगर जमशेदपुर, यानी कि टाटा जी ने लगाए थे जमशेदपुर, जिसमें टिस्को, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर है। यह एक सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उद्योग है जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी के द्वारा किया गया था। 1907 में जमशेद जी के द्वारा किया गया था जमशेदपुर में। यह एक औद्योगिक नगर पूछ रहा है, ना कि कंपनी पूछ रहा है। कंपनी पूछेगा तो टिस्को, कौन सा कंपनी? टिस्को, स्थापना 1907 के जमशेद जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। ये कौन सा नंबर में हो जाएगा? जमशेद। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। वृत्ताकार तो वैसा प्रतिरूप जो किसी झील के किनारे या तो किसी तालाब के किनारे ऐसे मतलब शहर का बसाव होता है, या तो किसी घर के ऐसे घर बनाए जाते हैं। कोई झील हो गया, कोई तालाब के किनारे यदि गोल सा अगर मानो घर बनाता है, उसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। कौन सा प्रतिरूप कहा जाता है? वृत्ताकार प्रतिरूप। या झील हो गया, तालाब हो गया, तो कोई पंचायत भवन हो गया, तो इस आधार पर वहां पे गोल से क्या बनाते हैं हम? घर और मानो अपना बनाते हैं, उसी को वृत्ताकार प्रतिरूप। यहाँ ऑप्शन में क्या हो दिया गया? नदी के सहारे ना, क्या झीलों के सहारे? यस, झील के सहारे बनाए जाते हैं, झील के किनारे बसे हुए रहते हैं। वैसे वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल। और गोल कहाँ बनेगा? तालाब के गोल बनेगा, झील में गोल बनेगा, पर्वतों पर नहीं, मैदानों में नहीं। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, झील के सहारे। अगला यही क्वेश्चन है 11वां, हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? हाल में ऐतिहासिक तौर पर पूछा है तो बांग्लादेश। ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। लेकिन अभी वर्तमान प्रेजेंट में यूएसए, यूएसए का सबसे ज्यादा जो निवासी है वह भारत आए हैं। लेकिन थोड़े से पीछे जाके ऐतिहासिक देखा जाए, यूएसए ना दे करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल या भूटान दिया रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश भी और यूएसए भी ऑप्शन में ना रहे तो आप मार के आइएगा पाकिस्तान।
यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी ज्यादा अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम पढ़े लिखे, साक्षरता यानी साक्षर, पढ़े लिखे लोग, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? बिहार। सबसे अधिक बोलेगा तो केरल, सबसे अधिक बोलेगा तो केरल, सबसे कम बोलेगा तो बिहार। समझ में आ गया? और वही पूछे जाएंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, उसके बाद पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, ये हो जाएंगे। लेकिन पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित यूनियन टेरेटरी में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप। आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आंसर एक होता है परिक्षिप्त बस्ती, संबंधित है। परिक्षिप्त बस्ती किसे कहते हैं? एकांकी बस्ती को ही परिक्षिप्त बस्ती कहा जाता है। एकांकी बस्ती को ही परिक्षिप्त बस्ती कहा जाता है। और एकांकी, एकांकी मतलब एकल, एकल रूप से, एकलौता बसा हुआ, यानी कि कोई नदी, घाटी, पर्वत, एक पर्वत है, एक माउंटेन है, मान के चलिए एक माउंटेन है, एक माउंटेन, तो यहाँ पे एक बस्ती बसा, तो यहाँ पे एक बस्ती बसा है, और यहाँ पे एक बस्ती बसा है, तो ये दूर दूर बसे हैं। एक पहाड़, एक झील, मतलब एक पहाड़ के इस ओर, एक पहाड़ के उस ओर बसा है, तो ये कैसी बस्ती हो जाएंगे? एकांकी बस्ती। इसी को ही हम परिक्षिप्त बस्ती भी इसका दूसरा नाम है। एकांकी बस्ती का परिक्षिप्त बस्ती भी दूसरा नाम है, याद रखना है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी की किस्में हैं? तो कॉफी की तीन प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता, और एक होता है लिबेरिका। ऑल ऑफ दिस, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी कॉफी के किस्में हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? लिबेरिका। लिबेरिका कॉफी की सबसे सर्वोत्तम किस्म है। रोबस्ता और अरेबिका भी है, लेकिन लिबेरिका सर्वाधिक है। ठीक है, 14 नंबर का था। 15वां आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? हमारे आप किसान फैमिली से हैं, या तो आप नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको यह सोचना है कि कृषि में ऐसे क्या, कृषि कार्य जब करते हैं तो ऐसे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आपके एक तो छोटे खेत हैं, इस कारण से हम ज्यादा कृषि नहीं कर सकते हैं, या एक समस्या है भाई। ऋण आप ऋण ग्रस्ता, यानी कि पैसा उसा लेके किया जाता है। निम्न उत्पादकता, प्रोडक्शन, उत्पादन कम होता है। हाँ, ये सभी है कृषि के समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। समझ में आ गया? तो इतने 15 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन आपको, और आपके डाउट, कंफ्यूजन इस क्लास में कंप्लीट हो गए होंगे। बाकी बचे 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे, क्योंकि उतना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब बोर्ड उतना आपके लिए बड़ा भी लार्ज एरिया में नहीं हो सकता, इस कारण से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह वीडियो में बने रहें ताकि आपका एग्जाम एकदम अच्छे से निकल पाए। समझ में आ गया? इस क्लास में यहीं तक आपके लिए रुकते हैं। अगर इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो फिर आपसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपके साथ, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत हम क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, ताकि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।